अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले जिक्र करने वाले हैं वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का, जिन्होंने काबुल का एक रोज़ा दौरा किया और अफ़गान क़यादत से मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने काबुल में अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुंद से मुलाकात भी की है। ये उसी मुलाकात के मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। इस मुलाकात में दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारती और इक़्तिसादी शोबाजात में ताउन बढ़ाने और अफ़गान अवाम को माशी बहरान से निकालने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख़याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में देर पा अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर अफ़गान भाइयों की मदद के लिए पुरज़्म है। अफ़गान शहरियों बिलखसूस ताजिरों के लिए वीज़ा सहूलियात, नए बॉर्डर पॉइंट्स का इजरा और नकलो हरकत में सहूलियात की फराहमी इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। अफ़गान हुकूमत के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुंद ने इंसानी इमदाद की बरवक्त फराहमी पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया है। काबुल का ये एक रोज़ा दौरा, जिसके बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया गया है वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत अभी किसी भी मुल्क ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। अफ़गान क़यादत आलमी रवाबित के फ़रोग़ और तजारत के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ज़रूरी दस्तावेज़ात रखने वाले अफ़गानियों के लिए गेट पास की शर्त ख़त्म कर दी गई है। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में अफ़गान शहरियों को वीज़ा ऑन अराइवल देने का फैसला किया गया है, जबकि वीज़ा फराहमी पर नादरा सर्विस चार्जेस 31 दिसंबर तक के लिए ख़त्म कर दिए गए हैं। ख़ास तौर पर यह उनके लिए किया गया है जो बीमार हैं, ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर वीज़ा में ये सहूलत दी गई है। अच्छा जी, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का चूँकि ये पहला दौरा है यहाँ पर तालिबान के हुकूमत संभालने के बाद, इंतज़ाम संभालने के बाद, बड़ा अहम दौरा है। अहम मुल्क है पाकिस्तान, जो कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान, अमेरिका और अफ़गान हुकूमत के दरमियान बहुत सारी जगहों पर मुज़ाकरात करवाने में और अमन के लिए राह हमवार करने में अहम किरदार अदा करता रहा है। तो हमारे वज़ीर ख़ारिजा के इस दौरे को दुनिया भर में किस तरह से देखा जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर बात करने के लिए अमजद अली, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करना है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद। जी, वालेकुम सलाम। अमजद, थैंक यू सो मच, आप वक्त निकाल रहे हैं हमें अपडेट करने के लिए, आगाह करने के लिए। अच्छा, ये जो एक रोज़ा दौरा था, इसमें अफ़गानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर आज़म हैं मुल्ला हसन, उनसे मुलाकात हुई है वज़ीर ख़ारिजा की। पहले तो मैं चाहूँगी कि ज़रा इस मुलाकात का अहवाल हमें बता दीजिएगा, जो अंदर की कहानी है, क्या बातें हुई हैं, तालिबान की जानिब से क्या कुछ कहा गया है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने फिर उसको किस तरह से उस पर रद्द-ए-अमल अपना दिया है। क्या हुई है इस बैठक में ख़ास बात आज, अमजद अली? जी, वज़ीर ख़ारिजा, जैसा कि आपने बताया कि अपने पहला दौरा अफ़गानिस्तान काबुल पहुँचे तालिबान के 15 अगस्त को टेक ओवर के बाद। तो सबसे पहली मुलाकात उनकी जो अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुंद उनके साथ हुई। उस मुलाकात में सिर्फ़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मौजूद नहीं थे, बल्कि उनके साथ जो पाकिस्तान से आला सतह वफ़द गया हुआ था, जिसमें सेक्रेटरी कॉमर्स थे, जिसमें पीआईए के चेयरमैन थे, जिसमें एम्बेसडर सादिक खान थे जो अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, वो भी मौजूद थे। इसमें पूरा एक वफ़द मौजूद था और अफ़गानिस्तान के जो माफ़ कीजिएगा, अफ़गानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो भी इसमें मौजूद थे और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी पूरा एक डेलीगेशन इसमें मौजूद था। तो जो वहाँ पे वहाँ से जो उस मुलाकात से जो तस्वीरें वगैरह शेयर हुई या वीडियो क्लिप्स बाहर आए, सरकारी तौर पर वो जारी हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर दोनों वफूद की देखी जाए तो वो बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में ये मुलाकात हुई। और सरकारी ज़राए का ये कहना है कि ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। दोनों वफूद की जानिब से जो है वो जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ को, पाकिस्तान को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो शिकायतें हैं अफ़गानिस्तान की, जो पिछली हुकूमत रही है, पाकिस्तान बारहा कहता रहा है कि अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता रहा है। उस पर बातचीत हुई और अफ़गानिस्तान के जो कंसर्न्स हैं, ख़ासकर जो बॉर्डर के ऊपर जो क्रॉसिंग है, जो आमद-ओ-रफ़्त है, ट्रक्स की हो, चाहे कार्गो जो ट्रक्स हैं उनकी हो, या जो पैदल चलने वाले हैं उनकी हो, उस हवाले से बातचीत हुई।
اور خاص اچھا کر ایسے امجد علی، موقع پر آپ پیدل چلنے والوں کی بات کر رہے ہیں، ٹرکس کی آمد و رفت کی بات کر رہے ہیں، ساز و سامان جو ہے وہاں سے زیادہ جو یہاں پر آ رہا ہوتا ہے، اس حوالے سے آج اس بیٹھک میں معاملات ڈسکس کیے گئے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے ٹرک جو ہیں ان کے اندر مریض بھرے ہوئے تھے، لوگوں کو ڈرپس لگی ہوئی تھیں، مختلف اور کنڈیشنز جو ہیں لوگوں کی بگڑی ہوئی تھی، لیکن وہ ٹرک کے اندر ویٹ کرنے پر مجبور تھے کیونکہ ویزا کی سہولت نہیں تھی۔ یہاں آ جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں، وہاں سے آنا چاہتے ہیں تو نہیں آ سکتے ہیں۔ تو آج کی بیٹھک میں کیا ویزا سہولت جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے؟ کیا دیکھیں گے ہم آنے والے دنوں میں ویزے کو لے کر؟ جی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جیسا کہ اپنی پریس کانفرنس اسلام آباد میں جو انہوں نے کی، اس میں انہوں نے تفصیل سے وہ سٹیپس بیان کیے، جو وہ اقدامات بیان کیے جو پاکستان نے اٹھائے ہیں، افغانستان کے جو کنسرنز ہیں ان کو لے کر کے۔ ان میں جو سر فہرست ہے وہ یہی جو آپ نے بات کی کہ جو میڈیکل اور ایمرجنسی کے ویزاز ہیں ان کو آن ارائیول دیا جائے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کو اپلائی کرنا پڑتا تھا، چاہے وہ جلال آباد کا کونسلیٹ ہو یا کابل میں سفارت خانہ ہو، لمبی لائنیں وہاں پر لگتی تھیں، ان کی باری آئے نیکسٹ ڈے آئے تو اس طرح سے ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب آن لائن ویزا بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں جو افغان آنا چاہتے ہیں، اور ان کو جو میڈیکل اور ایمرجنسی کے ویزاز ہیں ان کو آن ارائیول دیا جائے گا، جو تورخم بارڈر ہے یا چمن بارڈر ہے، اور اس کے علاوہ غلام خان ہے ایک بارڈر کراسنگ پوائنٹ اور بھی ہے جس کو کھولنے کے بارے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو 4 یہ بارڈر پوائنٹس ہو جائیں گے جہاں سے جو افغان مریض ہیں وہ پاکستان میں چونکہ صحت ٹھیک ہے، کی اب 4 سہولیات پوائنٹس ہو جائیں گے جہاں سے لوگ آ سکیں گے، جا سکیں گے، آمد و رفت کا سلسلہ جو وہ ہوگا۔ اچھا امجد علی، تھوڑا وسیع تناظر میں اگر اس دورے کو دیکھا جائے، خاص طور پر جو یہ پورا خطہ ہے اور عالمی حالات ہیں اس وقت افغانستان کو لے کر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے کچھ نہ کچھ اثرات اس پر پڑنے والے ہیں؟ ہم نے دیکھا تھا کہ روس بھی بہت زیادہ انوالومنٹ شو کر رہا ہے، ایک بڑی بیٹھک بھی کل ہوئی ہے، اس کا احوال بھی ہم نے اپنے دیکھنے والوں کو بتایا تھا، اور آج ہمارے وزیر خارجہ کا وہاں پر جانا کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح طرف اشارہ کیا ہے۔ طالبان کی افغانستان میں حکومت کا آنا صرف افغانستان میں 40 سال کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد وہاں پہ نہ صرف امن لانے کا باعث بن رہا ہے بلکہ پاکستان سمیت پورے خطے میں کہا جا سکتا ہے کہ امن کی جو صورتحال ہے یا سیکیورٹی کی یا استحکام کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی۔ اسی کا ذکر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے آج کے دورے میں سینٹرل ایشیا میں جو پاکستان جن پروجیکٹس میں پاکستان دلچسپی رکھتا ہے، کاسا 1000 ہے، تاپی ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، کیونکہ ہمیشہ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال ان منصوبوں کو مکمل کرنے میں حائل رہی ہے، رکاوٹ بنتی رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بات چیت ہوئی، اور افغان جو قیادت ہے طالبان کی، انہوں نے ٹھیک ہے، یقین دلایا پاکستانی وفد کو کہ انتظامات کیے جائیں گے اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو انسانی بحران ایک پیدا ہو چکا ہے افغانستان کے اندر، ظاہر ہے معاشی صورتحال خراب ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو فوری طور پر کی جانی چاہیے تھیں وہ نہیں ہو پا رہی ہیں۔ پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کوئی پرومس کیا گیا ہے، کوئی ایسا ذکر، کوئی تذکرہ، کوئی وعدہ پاکستان کی جانب سے، وزیر خارجہ کی جانب سے؟ جی وزیر خارجہ نے کہا کہ جو افغانستان کے جو فنڈز ہیں تقریباً 9.85 بلین ڈالرز کے وہ فریز ہوئے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ انفریز کیا جائے ان کو، تاکہ افغانستان کی جو معاشی مدد ہے کی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے افغانستان کو فوری طور پر 5 ارب روپے کی جو امدادی اشیاء ہیں وہ صحیح، بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کی ریکویسٹ پر کہ ان کو آیا کہ میڈیسنز کی مد میں یہ چاہیے یا ان کو فوڈ سپلائی چاہیے، تو پاکستان ان کو 5 ارب روپے کی امداد جو ہے یہ فوری طور پر دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 5 ارب روپے کی امداد جو ہے وہ فوری طور پر دی جا رہی ہے۔ امجد علی، آپ ڈیٹیل ہم سے شیئر کر رہے تھے جو بھی آج اس دورے کے دوران ہوا ہے، اس عام دورے کے دوران۔ تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے، تفصیلات شیئر کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، ابھی جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب کابل سے واپس آئے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، تو انہوں نے یہاں اسلام آباد میں ایک اہم پریس کانفرنس بھی کی ہے، یہاں کے نمائندوں کو بتایا ہے کہ جی وہاں کیا کیا معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، کیا کچھ وزیر خارجہ کی زبانی بتایا گیا ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کوئی میڈیکل کیس آئے گا یا کوئی ایمرجنسی کا کیس آئے گا تو اسے ویزا آن ارائیول دے دیا جائے گا۔ آن لائن ویزا کے اجرا کا فیصلہ کیا، نادرا اس کا سروس چارج لیا کرتا تھا، اور ان لوگوں کی آسانی کے لیے 31 دسمبر تک اس کو چارج کو بھی ہم نے جو ہے ویو آف کر دیا ہے۔ افغان بزنس مین اگر پاکستان آنا چاہتا ہے تجارت کے سلسلے میں
تو اس کو آن ارائیول ویزا مل جائے گا 30 دن کے لیے, اور اس کے لیے کوئی پیشگی سیکیورٹی کلیئرنس درکار نہیں ہوگی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹریڈ کی حد تک جو بارڈر ہے وہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا. انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اب ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی وہم نہیں ہونا چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہوگی. میں نے ان سے بحیثیت ایک پڑوسی کے, بحیثیت ایک خیر خواہ کے, ایک دوست کے, ان کو بتایا کہ وہ کیا کیا اقدامات لے سکتے ہیں جس سے کہ ان کی انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا. بالکل جی, اب کچھ یورپ کی بات کر لیتے ہیں. بتانا آپ کو ہمیں یہ ہے کہ برسلز میں یورپی یونین کے ممالک کا اجلاس ہوا ہے اور موسمیاتی تغیرات, کرونا وبا اور گیس کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں, اس اجلاس میں آج یہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. یورپی یونین کے ممالک میں توانائی کے حوالے سے رہنماؤں کے درمیان ایک تقسیم دکھائی دیتی ہے اور کچھ ممالک کے مابین ٹیکس اور ٹیرف جیسے مسائل کا حل ہونا بھی باقی ہے. کانفرنس سے پہلے پولینڈ نے یورپی یونین کے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ موسمیاتی تغیرات کے حوالے سے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لائے یا پھر تاخیر کی جائے. پولینڈ کا کہنا ہے کہ اگر صارفین پر زیادہ بوجھ ڈالا گیا تو ممکن ہے کہ وہ موسمیاتی تغیرات کے حوالے سے پالیسیوں کی حمایت نہ کریں. پولینڈ اور یورپی یونین کے ممالک کے درمیان اس کی عدالت کے ایک بیان کے حوالے سے بھی کشیدگی پائی جاتی ہے. ناظرین, معاملہ یہ ہے کہ پولینڈ کی عدالت نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یورپی یونین کے کچھ قوانین ان کے آئین سے متصادم ہیں, اس لیے پولینڈ یونین کو چھوڑ سکتا ہے. پولینڈ کی حکومت نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یونین کو چھوڑنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. یورپی یونین کے رہنماؤں کی کانفرنس میں 26 سی او پی کے حوالے سے لائحہ عمل بھی تیار کیا گیا ہے. موسمیاتی تغیرات کے حوالے سے مذکورہ کانفرنس 31 اکتوبر سے 12 نومبر تک اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں ہونی ہے. حالیہ کانفرنس میں بیلاروس اور یورپی یونین کے معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. کانفرنس کی ابتدا میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ روس کے ساتھ نیٹو کے تعلقات میں کمی ہوئی ہے. یہ بھی بیان بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے. خیر, یورپی یونین کی کانفرنس میں جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل آخری مرتبہ شریک ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا 16 سالہ اقتدار اب ختم ہو چکا ہے. بہرحال جی, یورپی یونین اور یہ پولینڈ کے مسائل کیا ہیں, کیا تنازع ہے, پولینڈ کیا چاہتا ہے, یورپی یونین کیا سوچ رہا ہے, یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے. ہم نے رابطہ کیا ہے پیرس سے, ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, جرنلسٹ ہیں, بڑا نام ہے. یونس خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم یونس خان. وعلیکم السلام. یونس, تھینک یو سو مچ, آپ ایک بار پھر سے ہماری ریکویسٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یونس, پہلے تو یہ بتا دیجیے گا, ایک اس خبر میں جو سب سے زیادہ تذکرہ میں نے کیا ہے وہ پولینڈ کا کیا ہے کہ وہ اب کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی کچھ قوانین چونکہ ہمارے متصادم ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم یورپی یونین سے الگ ہو جائیں. کبھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں, جیسا کوئی ارادہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے اصل میں, کیوں یہ کچھ نہ کچھ کشیدگی جو ہے تعلقات میں دکھائی دے رہی ہے ہمیں؟ دیکھیں, پولینڈ اور یورپی یونین کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کی جو وجہ جولائی کے مہینے میں 2 عدالتی فیصلے ہوئے ہیں یورپین یونین کی طرف سے, اور یورپین یونین میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ پولینڈ کی حکومت کے خلاف تھی, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پولینڈ کی حکومت ہے وہ نظام انصاف میں سیاسی مداخلت کرتی ہے. اس کے بعد پولینڈ کی جو موجودہ حکومت ہے وہ وہاں کی مقامی جو عدالتوں ہیں اس میں وہ گئی اور اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا. اس کے بعد وہاں پہ جو فیصلہ آیا اس میں یہ کہا کہ پولینڈ کی جو اپنی آئین ہے اور جو قانون ہے وہ یورپین قانون پر ان کو برتری حاصل ہے, لہٰذا ہم یورپین یونین کے جو فیصلہ ہے اس پہ ہمیں جو ہے لازمی نہیں ہے کہ ہم اس پہ من و امن جو ہے وہ کریں, ان کی بات کو مانا جائے یورپین یونین کے عدالتوں پہ. اس حوالے سے ان دونوں ممالک کے یورپین یونین اور پولینڈ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی تھی. پھر درمیان میں یورپین یونین نے پولینڈ کو کہا کہ اگر آپ ہمارے قوانین کا احترام نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف پابندیاں بھی لگ سکتی ہے. اس پر پولینڈ کے اندر بھی آج کچھ 2-3 دن سے احتجاج جاری ہے, اور پولینڈ حکومت کے خلاف کہ وہ حزب اختلاف اس کو سپورٹ حاصل ہے کہ یورپین یونین کے جو جائز مطالبات ہیں اس کو مانا جائے اور یورپین یونین کے ساتھ تعلقات کو اس حد تک نہ لایا جائے, خراب نہ کیا جا سکے.
ठीक है, ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब न किए जाएँ, इस पर भी कहीं न कहीं गौर किया जा रहा है और यकीनी तौर पर इसके लिए इक़दामात भी हो रहे होंगे। अच्छा, मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा यूनुस खान, एक और मुद्दा जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जो ज़ाहिर है बहुत बड़ा मसला यूरोपीय ममालिक के लिए बना हुआ है, वो है गैस की बढ़ती हुई कीमतें। क्या डिसाइड हुआ है, क्या सोचा जा रहा है, किस तरह से नबर्द आज़मा होंगे यूरोपीय ममालिक इससे, और क्या रूस के साथ यूनियन के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है कुछ ऐसी? जी देखिए, यूरोप में जो कुदरती गैस का जो बहरान है, ये हमेशा सर्दियों में जो है ना बढ़ जाता है, लेकिन इस दफ़ा चूँकि पिछले 2 साल से वबा थी कोरोना की वजह से भी, तो इस हवाले से जो है ना ये शदीद तर होता जा रहा है। और जिसके बारे में ये खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि यूरोप की कई सनतें इस वजह से बंद हो जाएँगी। यूरोपियन यूनियन के कुछ रहनुमाओं का कहना है कि रूस इसको तवानाई गैस को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरा, अब जो कि रूस और जर्मनी के दरमियान एक मुआहदा हुआ है और उसमें एक पाइप लाइन है जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 का नाम दिया जा रहा है, उस पर भी शदीद तनकीद की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इससे यूरोपियन यूनियन को जो गैस की फराहमी है उसमें भी मसाइल का इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये चीज़ें जो चल रही हैं, अब जर्मनी और कुछ अहम ममालिक रशिया के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसमें ये नज़र आ रहा है कि शायद आने वाले दिनों में रूस और यूरोपियन यूनियन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी हो। अच्छा, सही है। गैस के हवाले से, शॉर्टेज के हवाले से, कीमतों के हवाले से क्या इक़दामात हैं, ये तो आपने आगाह किया। ये बता दीजिएगा कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं, मौसमियाती तग़य्युरात जो हैं, इस हवाले से भी कुछ इक़दामात हम आने वाले दिनों में देखेंगे यूरोपीय यूनियन की जानिब से होते हुए यूनुस खान? क्योंकि ये एक अहम मामला है जिस पर हर जगह ही तकरीबन UNGA में भी इवन बात हुई है अब की बरस में। देखें, इस दफ़ा जो अभी यूरोपियन यूनियन का जो इजलास हुआ है उसमें जो सबसे अहम एजेंडा था वो माहौलियाती आलूदगी का था और वो यूरोपियन यूनियन के तकरीबन ज़्यादातर जो हुकूमतें थी वो इस बात पे मुतफ़िक थी कि जो रिकवरी फंड्स है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है ना सबज सरमाकारी पर खर्च किया जाए। और यूरोपियन यूनियन के जो लीडर थे उनका कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के हवाले से इस वक्त हम न सिर्फ यूरोपियन यूनियन को जुर्रतमंदाना फैसले करने होंगे, बल्कि वो जो बड़े सनती ममालिक है और उनका एक हिस्सा है जो कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से, उनको भी हमें अपने साथ लाना होगा और उनसे बात करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यूरोपियन यूनियन अकेले माहौलियाती आलूदगी के हवाले से मुकाबला नहीं कर सकता। इस हवाले से जो पेरिस माहौलियाती पेरिस समझौते का नाम दिया जा रहा है, उसमें जो एक बड़ी एक मुस्बत तब्दीली ये आई कि अमेरिका उस हवाले से पहले इनकारी था, लेकिन अब अमेरिकन भी इस हवाले से जो है वो एक सफ में आ गए और उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई है यूरोपियन यूनियन को कि हम इस हवाले से जो भी इक़दामात होंगे हम उनके साथ मदद करेंगे। ठीक है जी, ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के ममालिक का इजलास हुआ है। इस इजलास में क्या कुछ तय पाया है और आइंदा आने वाले दिनों में इस इजलास के बाद क्या हो सकता है, क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं, इस पर हमारे साथ तज्ज़िया अपना शेयर करते यूनुस खान। बहुत शुक्रिया, पेरिस से आप हमारे साथ बराह रास्त वीडियो लिंक पर मौजूद थे, आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, आज एक और बड़ी खबर हमें आपसे शेयर करनी है और ये बड़ी खबर कहीं और से नहीं आ रही है, ये बड़ी खबर आ रही है जी हमारे पास अमरीका से। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब अमरीका का जिक्र हो रहा हो तो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कहीं ना कहीं कोई बात ना आ जाए। कुछ ना कुछ नया वो हमेशा करते रहते हैं। अब की बार उन्होंने किया ये है कि अपना सोशल मीडिया नेटवर्क ट्रूथ सोशल बनाने का फैसला कर लिया है। ये फैसला उन्होंने क्यों किया है, कहीं ना कहीं हम इस पर बात करेंगे आगे चलकर, लेकिन सियासी हल्के इस पर ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साबिक अमरीकी सदर ट्विटर और फेसबुक से मायूस होने पर अपना सोशल मीडिया नेटवर्क बना रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पर ये बात हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्विटर हो, फेसबुक हो, उनको बैन किया गया था ट्रंप को अपने कुछ बयानात की वजह से इलेक्शन के दिनों में। और इस वजह से ऐसा लगता है कि वो खाइफ थे और उन्हें सोचा कि क्यों ना मैं अपना सोशल मीडिया बना लूँ, बाकी बिजनेसेस तो वो कर ही रहे हैं। अच्छा, खबरें इस बारे में ये आ रही हैं कि ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप नामी कंपनी इस सोशल मीडिया नेटवर्क की मालिक होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि इसकी लॉन्च अगले महीने हो जाएगी। यानी जी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, अभी इसको अनाउंस किया गया है। काम तो ज़ाहिर पहले से हो रहा होगा, लेकिन अभी इस अनाउंसमेंट के बाद 1 महीने का टाइम दिया गया है कि जिसको लॉन्च कर दिया जाएगा। साबिक अमरीकी सदर ने इस बारे में एक बयान भी दिया है। कहना उनका यह है कि ट्रूथ सोशल टेक्नोलॉजी में बड़े खिलाड़ियों के जुल्म के खिलाफ बनाने का फैसला किया गया है। यानी वो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया में जो बड़े खिलाड़ी
کھلاڑی ہیں, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, یا دیگر جو بھی ٹیکنالوجی ایپس ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کی, ان کے خلاف انہوں نے یہ بنانے کا فیصلہ کیا. کیوں انہوں نے یہ بنانے کا فیصلہ کیا, اس پہ ہم آپ کو ویسے تو بتا رہے ہیں کہ ان کو چونکہ پابندی لگائی گئی تھی تو بظاہر یہ اس کا ریاکشن لگتا ہے, لیکن اب یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے یا یہ جو کرنے وہ جا رہے ہیں اس پہ کیا ریاکشن آ سکتا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے, انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں, فرام ناٹ رانگ, امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی انور صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم انور صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ریکویسٹ پر. سر ذرا یہ بتا دیجیے گا پہلے تو واقعی ایسا ہے کہ چونکہ ٹویٹر سے بین ہوئے, فیس بک سے بین ہوئے, مایوس ہوئے, بین ہونے کے باوجود بیانات دیتے رہے, اور اب انہوں نے بڑا فیصلہ کیا, جیسے وہ ہمیشہ سے جذباتی شخصیت کے مالک ہیں, کہیں بھی کچھ بھی کر لیتے ہیں, تو انہوں نے بھی سوچا کہ میرے ساتھ اب یہ ہوا ہے, ان 2 بڑی کمپنیز نے یہ کیا ہے تو میں ان کے مقابلے میں یہ کروں. ایسا ہی ہے واقعی؟ دیکھیں, صدر ٹرمپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, سابق صدر جو ہیں ان کی, لیکن وہ بہت ایک تیز اور بزنس مین ہیں, اور کبھی وہ ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں وہ پیسے لوز کریں. انہوں نے اتنے دن صبر کیا, جائزہ لیا, اپنے ایکسپرٹس کو کام پہ لگایا, اور سب سے پہلے جس چیز کو انہوں نے کنکلوڈ کیا ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا اس پروجیکٹ سے پیسے بھی بن سکتے ہیں یا نہیں. اور اگر وہ لائیں گے اپنا کوئی پلیٹ فارم تو یقیناً اس کو منافع میں چلانا چاہیں گے. اور ایک احساس موجود ہے, صرف امریکہ میں نہیں ساری دنیا میں احساس موجود ہے کہ یہ جو موجودہ پلیٹ فارمز ہیں وہ ایک خاص قسم کی سوچ و نظریہ رکھتے ہیں, اسی کو پروموٹ کرتے ہیں. مثلا امریکہ میں جو مذہبی حلقے ہیں جس کی سپورٹ صدر ٹرمپ کو حاصل ہے, سابق صدر کو, وہ حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو کرسچن پوائنٹ آف ویو ہے, ان کی جو باتیں ہیں وہ پروموٹ نہیں ہوتی, ان کو مذہب پہ کھل کے ڈسکشن کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو صدر ٹرمپ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے کرسچن پوائنٹ آف ویو کو, اور اس کو پھر وہ استعمال کریں گے اپنا ووٹ بینک تیار کرنے میں, اور سن 2024 میں الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا انور صاحب, ان کے مقاصد کیا ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں اس ایپ کو لانچ کرنے سے, یہ تو آپ نے بتا دیا. ابھی بتائیے گا کہ ان کے مقاصد کو پورا کرنے میں کہیں نہ کہیں عوام ان کا ساتھ دیں گے, یا وہاں بھی پاکستان جیسا رویہ ہے کہ چلے جس اپلیکیشن سے آپ ایک دفعہ جڑ جاتے ہیں اس سے جڑ جاتے ہیں. یہاں تو برسوں سے فیس بک یوز ہو رہا ہے, ٹویٹر تو خیر پوری دنیا میں ہی ہے فیس بک ہی کی طرح, تو لوگوں کو راغب کر پائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارمز چھوڑیں اور ان کی جو بالکل ایک نیولی لانچڈ ایپ ہے اس کی طرف آئیں؟ یہ تو ایک ٹیسٹ ہے نا, یہ وقت بتائے گا, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی سہولتیں پرووائڈ کرتے ہیں. ان کو جو موجودہ پلیٹ فارمز ہیں اس سے بہتر ہونا پڑے گا, فاسٹر ہونا پڑے گا, اور ان کو اور مختلف قسم کی جو ایسی چیزیں آفر کرنے پڑیں گی استعمال کرنے والے کو جو ان کو اٹریکٹ کر سکے. اور میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم بزنس کو سمجھتے ہیں اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے میں, لوگوں کو راغب کرنے میں کامیاب ہوں گے. لیکن ایک اور چیز جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, بڑے بڑے جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو پیچھے چھوڑنا چاہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ تقسیم کا یہ جو عمل ہے وہ کر پائیں گے؟ کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک نئی دوڑ جو ہے وہ آنے سے شروع ہو جائے گی ان کے اس نئے ایپ سے, یا نہیں سب اس کو لائٹ ہی لیں گے کہ نہیں جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا, فیس بک بھی یہی سوچے گا, ٹویٹر بھی یہی سوچ رہا ہوگا؟ نہیں, بہت وریڈ ہیں, بہت وریڈ ہیں. صدر ٹرمپ جو ہیں, دیکھیں نا, میں اور آپ کریں تو اور بات ہے, لیکن ایک ایسا شخص جو امریکہ کا سابق صدر رہا ہو, جس کو 70 ملین سے زیادہ ووٹ پڑے ہوں, جس کے پاس پیسہ بھی ہو اپنے پلانز کو امپلیمنٹ کرنے کا, وہ تو ان کے لیے خطرہ ہے نا, بہت بڑا خطرہ ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ انور اقبال صاحب, آپ امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار ہیں, اس اپلیکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور آپ کو ایسا لگتا ہے, اور یقیناً کہیں نہ کہیں ہم بھی یہ فیل کر سکتے ہیں کہ اگر امریکی صدر جو شخصیت رہے ہیں سابق ڈونلڈ ٹرمپ, جن کا اثر و رسوخ بھی اتنا ہے, اتنے زیادہ ووٹرز, اتنے زیادہ سپورٹرز امریکہ میں موجود ہیں, اگر وہ اتنی بڑی ایپ لے کر آ رہے ہیں, اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو اس کا بڑا نتیجہ بھی آ سکتا ہے. بہرحال انور اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے تجزیے کے لیے, آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ سر آپ کا. امریکہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور جی ہمیں ایک اور اہم موضوع پر بات کرنی ہے جو ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے, خاص طور پر وہاں ڈسکس ہو رہا ہے جہاں لوگ کھیل کو پسند کرتے ہیں اور پھر کرکٹ کو پسند کرتے ہیں. بتانا آپ کو یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ نے T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. بنگلہ دیش نے پاپوا نئی گنی کو
84 रन से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया है। कैसा रहा ये मैच, क्यों स्कॉटलैंड इस तरह से बाहर हो गया है, ये सारी चीज़ें हमने एक पैकेज में समाई हैं, आपको दिखाते हैं। ओमान में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 181 रन बनाए। कप्तान महमूदुल्लाह ने 28 गेंदों पर शानदार 50 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 3 छक्के और इतने ही चौके शामिल थे। Sounded good, really good. Big game, this is a big hit from Mahmudullah. I reckon 50 this time. शकीब अल हसन ने 46 और लिटन दास ने 29 रन जोड़े। पापुआ न्यू गिनी की तरफ से कावा मूरिया, दामिया राव और असदुल्ला वाला ने 2-2 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। This could be out, the biggest side of the ground here. मोहम्मद सैफुद्दीन ने 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से 6 गेंदों पर तेज रफ्तार 19 रन स्कोर किए। Oh, he's bowled length again. What a shame. मतलूबा हदफ के ताकुब में पापुआ न्यू गिनी की टीम 19.3 ओवर्स में 97 रन पर ढेर हो गई। विकेट कीपर बल्लेबाज किपलिन डोरिगा 46 रन के साथ नॉट आउट रहे। शकीब अल हसन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। That's slow. That's gone. Ball really slowly. Mustafizur, no. It's big enough. तस्कीन अहमद और मोहम्मद सैफुद्दीन के हिस्से में 2-2 विकेटें आई। शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर शकीब अल हसन मैन ऑफ द मैच करार पाए। Bangladesh win and they qualify for the Super 12s. स्कॉटलैंड का जिक्र हो रहा था, अब तो आपको बताएं कि स्कॉटलैंड ने पहले मरहले के तीनों मैचेस जीतकर मेगा इवेंट के सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप बी के आखिरी मैच में शिकस्त के साथ मेज़बान ओमान जो है वो इवेंट से बाहर हो गया। मस्कत में खेले गए ग्रुप बी के आखिरी मैच में मेजबान ओमान की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 122 रन बनाकर आउट हो गई। आकिब इलियास 37 जबकि ज़ीशान मकसूद ने 34 रन की इनिंग्स खेली। स्कॉटलैंड की तरफ से जोस डीवे ने 3 जबकि सफियान शरीफ और मिकाइल लीस ने 2-2 विकेटें हासिल की। नाकाबिले शिकस्त रहने का तसलसल बरकरार रखते हुए स्कॉटलैंड ने 123 रन का आसान हदफ 17 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल किया। Oh, he's got the job as the skipper. और सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कप्तान केल कॉर्नस ने 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 41 रन बनाए। रिची ब्रिंटन ने 31 जबकि मैथ्यू क्रॉस ने 26 रन की इनिंग्स खेली। And he's put Scotland into the main draw of a World Cup for the first time. बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है ये तो हम आपको बताए थे। अभी हमें आपको नेपाल लेकर चलना है, जहां 3 रोज़ तक जारी रहने वाली बारिश से बनने वाले सैलाब से 48 लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं और 30 अफराद अभी तक लापता हैं। उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है। रेस्क्यू का अमल किस तरह से जारी है, क्या कुछ हो रहा है इस बारिश के बाद, रिपोर्ट मौजूद है हमारे पास, आपको दिखाएंगे। नेपाल में 3 रोज तक होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में बनने वाले सैलाब से यहां 48 लोग हलाक हो गए। 30 अफराद अभी तक लापता हैं, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। मूसलाधार बारिश के बायस होने वाली लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से यहां हलाकतें हुई हैं। नेपाल की कौमी इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि तेज बारिश के नतीजे में यहां सैलाबी कैफियत से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं। पुलिस के हुकाम का कहना है कि जख्मी अफराद को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से यहां इमदादी सरगर्मियों में भी रुकावट आई है और इमदादी कारकुन पहाड़ी इलाकों के दूर दराज मुतासरा मकामात तक नहीं पहुंच सके। सैलाब से यहां धान की फसल को शदीद नुकसान हुआ है, इमारतें बह गई हैं और अक्सर दरियाओं के पुल भी टूट गए हैं। नेपाल में मानसून के मौसम में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब मामूल का काम है। यहाँ जून से सितंबर तक मानसून का सीजन रहता है। महकमा मौसमियात ने लोगों को खबरदार किया है कि आइंदा कुछ रोज में यहाँ मजीद बारिशों का भी इम्कान है। हुकाम ने पहाड़ी इलाकों के रहायशियों को खबरदार किया है कि आइंदा कुछ रोज में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर दरमियाने दर्जे की बर्फ पड़ सकती है,
नेपाल की हुकूमत का कहना है कि मुश्किलात के बावजूद यहाँ मुतासिरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है और मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ बारिश हो रही है और बारिशें क्यों इतनी ज़्यादा अचानक होने शुरू हो गई हैं, ज़ाहिर सी वजह है क्लाइमेट चेंज। अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट एजेंसी ने खबरदार किया है कि अगले 20 सालों में अफ्रीका के मशरक़ी हिस्से में ग्लेशियर्स पिघल कर तहरील हो जाएंगे, जिससे बरे-आज़म अफ्रीका के 11 करोड़ 80 लाख अफराद खुश्कसाली, बेवक्त के सैलाब और गर्मी की शिद्दत से मुतासिर होने का खदशा है। इस बारे में आपको मज़ीद डिटेल्स दिखाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट एजेंसी ने अपनी हालिया रिपोर्ट में खबरदार किया है कि बरे-आज़म अफ्रीका में ग्लेशियर्स अगले 20 सालों में अपना वजूद खो देंगे, जिससे बेवक्त सैलाब, मौसमी तग़य्युरात के असरात, खुश्कसाली और कुरे अर्ज़ पर बढ़ती हिद्दत से इस बरे-आज़म के 11 करोड़ 80 लाख अफराद शदीद मुतासिर होंगे। आलमी खबर इस इदारे के मुताबिक बरे-आज़म अफ्रीका के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट आलमी मौसमियाती तंजीम और अफ्रीकन यूनियन एजेंसीज ने मुश्तरका तौर पर तरतीब दी है, जिसमें यहाँ होने वाले मौसमी तग़य्युरात के असरात और इससे होने वाले नुकसानात का अहाता किया गया है। हालिया रिपोर्ट में बरे-आज़म अफ्रीका में तवातुर से होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों और उसके संगीन नताइज का मुकम्मल नक्शा खींचा गया है। आलमी मौसमियाती तंजीम के सेक्रेटरी जनरल पैट्री टेलस का कहना है कि दुनिया के ममालिक में दूसरे ग्लेशियर्स की तरह अफ्रीका के माउंट कीनिया, रिवेंजोरेस और किलिमंजारो ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे यहाँ बर्फ की तह में तेजी से कमी हो रही है और अगर यही रुझान बरकरार रहा तो 2040 तक यहाँ किसी ग्लेशियर का वजूद बाकी नहीं रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के डायरेक्टर टेक्नोलॉजी जेन पॉल एडम का कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका दूसरी दुनिया के मुकाबले में ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है, इसलिए आलमी तौर पर और अफ्रीका के लिए फौरी इक़दामात उठाने की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा, हालिया रिपोर्ट में ताकीद की गई है कि बरे-आज़म अफ्रीका में होने वाले मौसमी तग़य्युरात और उनके असरात से सबक हासिल किया जाए। बरे-आज़म अफ्रीका दुनिया की 17% आबादी का मस्कन है और पूरा बरे-आज़म दुनिया भर में जहरीली गैसेस के अखराज में 4% का जिम्मेदार है। कोरोना वबा के हवाले से बरे-आज़म अफ्रीका में सहूलियात का न होना पूरी दुनिया पर वाज़े हो चुका है। दुनिया भर में कोरोना की वबा को कंट्रोल करने के लिए बड़ी मईशतों ने औसतन $10,000 तक की खतीर रकम खर्च की है, जबकि अफ्रीका के कुछ ममालिक में औसतन सिर्फ $10 खर्च किए गए हैं। हालिया रिपोर्ट में मौसमी तग़य्युरात से निपटने के लिए सालाना $100 अरब खर्च करने की तजवीज दी गई है। गो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और अफ्रीकी ममालिक ने 2030 तक इस हवाले से $3 खरब खर्च करने की मंसूबाबंदी की है, जबकि 2 साल से कम अरसे में कोरोना वबा के हवाले से आलमी तौर पर $20 खरब की खतीर रकम खर्च की जा चुकी है। मौसमी तग़य्युरात के असरात ने अफ्रीकी ममालिक की मईशत को औसतन 5% का नुकसान पहुँचाया है और अगर यही रुझान जारी रहा और यहाँ हिद्दत में इजाफा होता रहा तो नुकसान की शरह में अगली दहाई तक इजाफा होता रहेगा। इस हवाले से अमली इक़दामात न उठाने के नतीजे में अफ्रीका के ममालिक में गुर्बत में मजीद इजाफे के खदशात हैं। रिपोर्ट में इसलिए तजवीज़ किया गया है कि इस हवाले से फौरी इक़दामात किए जाएं, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है। ब्राज़ील चलते हैं, जहां के सेनेटर्स ने मौजूदा सदर बोल्सोनारो पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने मौजूदा कोरोना की वबा को कंट्रोल करने के लिए सुस्त रवि का मुज़ाहरा किया है, इंसानों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से गफलत बरती है। अब इन इल्ज़ामात के बाद क्या हो सकता है यहाँ के सदर के साथ, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं एक रिपोर्ट में, आपसे शेयर करते हैं। आलमी खबर इस इदारे के मुताबिक ब्राजील के सेनेटर्स ने सदर जैर बोल्सोनारो पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने लोगों को वबा से बचाने के लिए मुनासिब इक़दामात नहीं किए और इंसानी जानों के नुकसान का इर्तकाब किया है, जिसे लोगों के कत्ल और नस्ल कुशी के मुतरादिफ करार दिया गया है। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ के सेनेटर्स ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में सदर जैर बोल्सोनारो को नस्ल कुशी और कत्ल जैसे इल्जामात से बरीउ ज़िम्मा करार दिया है। 2 रोज पहले सेनेटर्स ने अपने इजलास में कोरोना वबा के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ के सेनेटर रिनान कैलहेरियस की मुरतब करदा 1200 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुदरजात पर तबादला ख्याल किया है और मज़कूरा इल्जामात से सदर को इस्तिस्ना देने पर रजामंदी का इजहार किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के सेनेटर रिनान कैलहेरियस का कहना है कि पार्लिमानी तहकीकाती कमीशन ने वबा के हवाले से ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए हैं जिससे जाहिर होता है कि वफाकी हुकूमत कोरोना वबा को कंट्रोल करने के हवाले से खामोश रही है और उसे रोकने के लिए गफलत का इर्तकाब किया है, जिस पर कमीशन ने फैसला किया है
कि सदर बोल्सोनारो को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब करार दिया जाएगा और उनकी गफलत से यहाँ के कदीमी मकामी बाशिंदों को बहुत जानी नुकसान उठाना पड़ा है। सदर बोल्सोनारो का कहना है कि काश ये लोग ब्राजील के लिए कोई सूदमंद काम करते। उन्होंने अपनी तहकीकात में सिर्फ नफरत और अपनी सियासी चालों को सामने रखा है। उन्होंने कहा, हम पर गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं जबकि हमने पहले दिन से दुरुस्त इक़दामात उठाए हैं। बोल्सोनारो का कहना था कि वो इन तहकीकात को मुस्तरद करते हैं क्योंकि इनमें हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासी मकासद पोशीदा हैं। अगले साल ब्राजील में आम इंतखाबात होने हैं और मौजूदा सदर को कमजोर होती मईशत और बढ़ती महंगाई की वजह से यहाँ अवाम की तरफ से तनकीद का सामना है। बरतानिया और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारत का माहिदा तय पा गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान आज़ाद तिजारत का ये माहिदा 16 माह के मुज़ाकरात के बाद तय पाया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न के माबैन होने वाले जूम पर जो मुज़ाकरात थे उसके दौरान ये डील तय पाई है। जूम पर होने वाली बातचीत के दौरान बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने इस माहिदे को खुशाइन करार दिया है और मुसर्रत कुन करार दिया है। बोरिस जॉनसन का कहना यह था कि आज़ाद तिजारत का माहिदा बरतानिया और न्यूजीलैंड की शराकत दारी को मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम देगा। जॉनसन ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा और ताल्लुकात में इजाफा होगा। आपको ये भी बताएं कि बरतानिया का ऑस्ट्रेलिया से भी आज़ाद तिजारत का माहिदा चंद माह पहले ही हो चुका है और अब ये माहिदा हुआ है न्यूजीलैंड से। इस माहिदे से दोनों मुल्कों के माबैन अशिया के नकलो हमल और टैरिफ जैसी शराइत का खात्मा हो जाएगा और पेशावर लोग इधर से उधर आसानी से आ जा सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा मुतालबा था यहाँ के पेशावराना अफराद का। आज़ाद तिजारत के माहिदे से न्यूजीलैंड के लिए बरतानिया की मुकम्मल मार्केट खुल जाएगी और न्यूजीलैंड से भेड़ों की जो आमद है बरतानिया शुरू हो जाएगी, जिससे यहाँ का किसान परेशान है। दोनों मुल्कों के माबैन 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की सालाना तिजारत होती है और अब हम ये देख रहे हैं कि बरतानवी मईशत का कुल हजम जो है 3 खरब डॉलर्स हो चुका है। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न ने कहा कि आज़ाद तिजारत का माहिदा दोनों मुल्कों के लिए बहुत अच्छा है। इससे दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात में इजाफा होगा और शराकत दारी जो पहले से मजबूत थी मज़ीद मजबूत होगी। जसिंडा का कहना था कि टैरिफ हटाने से दोनों मुल्कों की तिजारत में भी इजाफा होगा और लोग एक दूसरे के मज़ीद करीब आ सकेंगे। आज दुनिया भर में क्या अहम हुआ हमें आपको आगाह किया। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।